यहाँ पे अगर चले तो यहाँ पे हम देख लेते पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस आज के लेक्चर में। तो फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, एंड डिफरेंस वे टू राइट फंक्शन होता है, कैसे आप फंक्शन को लिख सकते हो वो भी देखेंगे। यूजर डिफाइंड कैसे होता है वो देखेंगे। डिफॉल्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है वो देखेंगे। आपका फंक्शन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखेंगे। रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है वो देखेंगे। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे। क्योंकि मैंने बताया था मैप फिल्टर रिड्यूस एक तरह का क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। उसके अंदर जो पास कर रहे थे फंक्शन, जो कि हमने एरो फंक्शन ज्यादातर या नॉर्मल फंक्शन पास किया था, फंक्शन कीवर्ड, और हमने कुछ काम किया था वो क्या है, कॉल बैक है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन इज नथिंग बट अ फंक्शन विच टेक अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट और एज अ पैरामीटर, वो होता है हायर ऑर्डर फंक्शन। क्या बोला मैंने, हायर ऑर्डर फंक्शन इज नथिंग बट अ फंक्शन विच टेक अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट और एज ए पैरामीटर, वो होता है हायर ऑर्डर फंक्शन। तो मैप क्या है, एक फंक्शन है, उसके अंदर हम दूसरा फंक्शन पास कर रहे थे, तो मैप एक तरह का हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। अब जो उसके अंदर जो फंक्शन पास कर रहे थे वो क्या है, कॉल बैक। जस्ट यही आपका हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक का डेफिनेशन है। कहाँ पे यूज करोगे देखेंगे, क्लियर है। तो मैप फिल्टर रिड्यूस आपका क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। ये आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन इज नथिंग बट अ फंक्शन विच टेक एज ए आर्गुमेंट और एज ए पैरामीटर अनदर फंक्शन, या रिटर्न भी करता है एक फंक्शन को। एक फंक्शन के अंदर से फंक्शन को भी आप रिटर्न कर सकते हैं, तो वो होता है हायर ऑर्डर फंक्शन, क्लियर है। और वो जो पास कर रहे हैं उसके अंदर वो क्या है, कॉल बैक, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया। अब देखेंगे क्या कैसे हम लिखते हैं ये सब, वो सब बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि आपका जावास्क्रिप्ट से हम असिंक्रोनस भी करवा सकते हैं। मतलब असिंक्रोनस मतलब कि डेटाबेस से कोई डेटा रीड करना है तो जावास्क्रिप्ट से मैं डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता। सर्वर से बात करना तो डायरेक्टली आप बात नहीं कर सकते हैं। या फाइल सिस्टम से बात करना है तो आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से बात नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट क्या है, जस्ट ब्राउजर के लिए ही इम्प्लीमेंटेशन है, और ये सिंक्रोनस चलता है। मतलब लाइन बाय लाइन आपका एक कोड एग्जीक्यूट करता है। सिंक्रोनस मतलब ब्लॉकिंग करेगा। ब्लॉकिंग सिंक्रोनस दोनों सेम वर्ड है, बस नाम टेक्निकल वर्ड अलग है, सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग। तो सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन, ब्लॉकिंग मतलब भी लाइन बाय लाइन, मतलब ब्लॉक करेगा पहले वाला टास्क। कैसे, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो कि मेरे पास जावास्क्रिप्ट का फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हमने कुछ कोड लिखा है यहाँ पे। अब ये 483 पे मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया है और इसमें मैंने एपीआई लिख रखा है। या ये मैंने किया है कि हेलो किया, फिर मैंने दूसरा, मेरे पास कंसोल डॉट लॉग है जो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड है। तीसरा मेरे पास टास्क है जो कि है हेलो बाय, ऐसा। अब ये लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, पहले पढ़ेगा आपका ये वाला लाइन, ये वाला लाइन पढ़ेगा पहला। और अगर जब तक ये पढ़ रहा है तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं। मान लो इसमें हेलो वर्ल्ड नहीं है, बहुत बड़ा डेटा आ रहा है। मान लो कि इसके अंदर मैं अगर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बहुत ज्यादा डेटा दे दूं यहाँ पे लॉरम करके, लॉरम करके मैंने डेटा को कॉपी किया और यहाँ पे गया और इस हेलो के पास बाजू में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये इतना सारा डेटा है। अब ये फर्स्ट कंसोल पढ़ेगा जावास्क्रिप्ट। अब जब तक ये फर्स्ट कंसोल वाला डेटा आपको यूआई में नहीं दिखा देता है तब तक ये आगे पे 462 पे जाएगा ही नहीं, या 463 पे जाएगा ही नहीं। जब तक ये वाला कंसोल खत्म नहीं होता, इसका टास्क खत्म नहीं होता, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है। और ब्लॉकिंग मतलब ये दोनों को ब्लॉक कर रहा है ना, पहला फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला टास्क इन दोनों को ब्लॉक कर रहा है, मतलब ब्लॉकिंग भी है। तो जावास्क्रिप्ट इज नथिंग बट अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड पे चल रहा है लैंग्वेज ये, और ये ब्लॉक कर रहा है, मतलब ये ब्लॉकिंग भी लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट इज नथिंग बट अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज जो कि ब्लॉकिंग पे चलता है, ब्लॉक करते हुए आपका डेटा को चलेगा, क्लियर है। तो ये ऐसे आपको समझ में आया कि हमारा, अब जैसे एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, अब वहां पे आपने भी पिज्जा ऑर्डर किया, और भी आपका दोस्त होंगे उसने भी पिज्जा ऑर्डर किया, दूसरा दूसरा फ्लेवर ऑर्डर किया। तो आपका जब तक पिज्जा नहीं आया था बन के आपके टेबल पे, तब तक आप वहां से हटोगे नहीं। मतलब दूसरा
आपका दोस्त उसने दूसरा पिज्जा ऑर्डर किया है, तो वो जब तक वेट करेगा तब तक आपने आपका एंड नहीं होता सारा प्रोसेस, आपका पिज्जा आपके टेबल पे आ नहीं जाता, तब तक वो आगे वाला पिज्जा आपका दोस्त का नहीं लेके आएगा। तो ये क्या है, आपका जो दोस्त है वो ब्लॉक होकर रखा है आपके वजह से। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट है, मतलब जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस चलता है जब तक आपका पहला डेटा कंप्लीट नहीं होता, सेकंड वाला आपका डेटा को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कोई भी लैंग्वेज अभी ऐसा ही करता है, C++, जावा, पाइथन, ये सब सिंक्रोनस चलता है और ब्लॉकिंग क्रिएट करता है। क्लियर है? ठीक है। अब असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कर सकता है, मतलब असिंक्रोनस मतलब क्या, कि आप अगर टाइम लगा रहे हैं यहाँ पे, पहले पे टाइम लगा रहा है कुछ, हाफ एन आवर लगा रहा है, हाफ एन आवर लगाएगा चलेगा, बट आगे वाला भी टास्क एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये होता है असिंक्रोनस। समझे? जैसे आप पिज्जा वाला रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं फिर से, आपने भी ऑर्डर किया, आपका दोस्त ने भी ऑर्डर किया, तो दोनों का पैरेलली टास्क होगा, आपका भी आएगा उसका भी आएगा। ठीक है? आपने भी ऑर्डर दिया उसने भी ऑर्डर दिया, से दोनों को सेम टाइम पे, और दोनों सेम टाइम पे पैरेलली एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है असिंक्रोनस। अब इसको करने से कैसे करेंगे, कॉल बैक। तो जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस अगर मेरे को परफॉर्म करना है तो हम यूज करते हैं कॉल बैक। तो कॉल बैक क्या होता है, अभी हमने बताया कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर जो जा रहा है वो होता है कॉल बैक। तो कॉल बैक जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोवाइडेड है आपके पास। यहाँ पे अगर चलोगे तो ये सेट टाइम आउट एक तरह का कॉल बैक है, ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन है। ये भी, अब मेरे को असिंक्रोनस कोई भी जावास्क्रिप्ट से टास्क कराना है, जैसे मेरे को जावास्क्रिप्ट को पैरेलली दो टास्क करवाना है या मल्टीपल टास्क करवाना है, तो मैं सेट टाइम आउट सेट इंटरवल के थ्रू करवा सकता हूं। मतलब जावास्क्रिप्ट भी चलेगा, आपका और भी टास्क कुछ और कराना है तो आप इन सब से करवा सकते हैं। तो ये क्या है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है। तो अभी मेरे को हमारा अभी तक जो भी हमने फंडामेंटल पढ़ा है वो क्या है, सिंक्रोनस हो रहा है। अब मेरे को मान लो कि एपीआई से डेटा रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, असिंक्रोनस कराना पड़ेगा उसको। तो उसको यूज करेंगे सेट टाइम आउट सेट इंटरवल फंक्शन है ये। जैसे मैप फिल्टर रिड्यूस फंक्शन था ना, वैसे ये ब्राउजर का फंक्शन, ये हमारा सेट टाइम आउट सेट इंटरवल ब्राउजर का फंक्शन है। अब आपका जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे है, बट ब्राउजर के जो सेट टाइम आउट सेट इंटरवल के लिए अलग एक एग्जीक्यूशन मिलता है, जावास्क्रिप्ट कोड के लिए अलग एग्जीक्यूशन कोड मिलता है। मतलब जब भी जावास्क्रिप्ट रन होता है आपके ब्राउजर पे, तब आपका रैम में, मेमोरी में जावास्क्रिप्ट के लिए अलग जगह मिलता है। अब अगर मेरे को असिंक्रोनस करवाना है, तो हम अगर सेट टाइम आउट यूज कर रहे हैं सेट इंटरवल यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग एक जोन एक प्लेस मिलता है, उसको बोलते हैं वेब एपीआई। अगर आपको असिंक्रोनस टास्क करवाना है और जावास्क्रिप्ट भी रन करना है, तो दोनों को पैरेलली रन करना है, तो जावास्क्रिप्ट से जो रन कर रहे हो उसके लिए आपको आपके ब्राउजर के आपके रैम के अंदर कुछ अलग जगह मिलता है। और अगर आपने असिंक्रोनस टास्क करवाना है, मतलब डेटाबेस से डेटा रीड करना है, सर्वर से डेटा रीड करना है, या आपके फाइल सिस्टम से डेटा रीड करना है, या और भी कुछ काम करना है थर्ड पार्टी सिस्टम से, मतलब एक्सटर्नल रिसोर्स से। अब एक्सटर्नल रिसोर्स मतलब आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो उसको अगर मेरे को हैंडल करना है तो हम असिंक्रोनस करेंगे। अब इसको हैंडल करने के लिए आपके ब्राउजर के अंदर, कभी भी ब्राउजर के अंदर अलग से जगह मिलता है, उसको बोलते हैं वेब एपीआई। समझे? जावास्क्रिप्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के लिए अलग स्पेस मिलता है, जो कि वहां पे हमारा कॉल स्टैक होता है, हीप होता है, कॉल स्टैक और हीप, जो कि रैम में आपको मिल रहा है जगह। और आपका इसके लिए असिंक्रोनस के लिए अलग जगह मिलता है, जो कि वेब एपीआई बोलते हैं उसको। क्लियर है? और ये सेट टाइम आउट सेट इंटरवल ब्राउजर का फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का नहीं है, जावास्क्रिप्ट से लेना देना नहीं है इसको, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट को। डन। अब ये जो भी हमने देखा, ये लूप ये सब जावास्क्रिप्ट का है। ये सब जो भी हमने लूप वगैरह देखा ऊपर में, ये ये जो भी आपका इफ एल्स लूप, ये सब क्या है, जावास्क्रिप्ट का है सब। बट ये जो सेट टाइम आउट सेट इंटरवल इवेंट लूप, ये सब आपका ब्राउजर का फंक्शन है, ब्राउजर का मेथड है। ठीक है? तो इन सब को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस रन करा सकते हैं। मतलब थर्ड पार्टी रिसोर्स अगर एक्सेस करना है मेरे को, तो हम असिंक्रोनस करते हैं। क्लियर है? तो दो तरह से आपका जावास्क्रिप्ट अभी एग्जीक्यूट कर सकता है, एक तो नॉर्मल जो कि आपको अलग वेब एपीआई, आपका रैम में अलग जगह मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एग्जीक्यूशन या कोड एग्जीक्यूशन फेज।
तो वहां पे दो तरह से आपका वेरिएबल को स्टोर करने का डेटा मिलता है, एक तो हीप और एक कॉल स्टैक। अब कॉल स्टैक में ही आपका जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट करता है। कॉल स्टैक के अंदर आपका जो कोड है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और सिंक्रोनस भी वहीं पे आता है एट एट द एंड, बट टाइम लेके आता है। पहले आपका लाइन बाय लाइन जो भी आपका सिंक्रोनस है वो रन होगा, फिर आपका जो टाइम ले रहा है वो लास्ट में आता है। समझे? तो अगर आपने असिंक्रोनस कोई टास्क करवाया है तो कुछ ना कुछ टाइम लेके ही आएगा, लास्ट में ही आएगा, लास्ट में ही आएगा। ऐसा नहीं कि पहले आपने एपीआई फेच कराया तो पहले एपीआई फेच हो जाएगा, नहीं। पहले आपका जो जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल कोड है, जैसे मैंने 10+20 किया है, वो रन होगा। या कुछ पैलिड्रोम निकाला है, या रिवर्स स्ट्रिंग किया है, या कुछ अलग लूप लगा किया हूँ, या कुछ फंक्शन को यूज करके किया हूँ, तो वो पहले मेरा एग्जीक्यूट होगा आपका कॉल स्टैक में। ठीक है? अब जो भी आपका लास्ट में आपने एपीआई कॉल किया है, या सर्वर से कोई फाइल सिस्टम से कोई डेटा रीड कर रहा है, तो वो इन सब के बाद ही होगा। क्लियर है? तो ये सेट टाइम आउट कुछ टाइम लेता है, सेट इंटरवल कुछ टाइम लेता है, एक तरह का फंक्शन है जो कि ब्राउजर का फंक्शन है, वेब एपीआई का फंक्शन है। डन। अब जो डॉम हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, वो भी एक तरह का ब्राउजर का फंक्शन है वहां पे। वो डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो मतलब ब्राउजर का फंक्शन है वहां पे। तो वो भी एक वेब एपीआई में जाएगा, वो भी वेब एपीआई का फंक्शन है। तो वो भी हम असिंक्रोनस हो रहा है, आपका ब्राउजर पे जो डॉम है उससे भी हम असिंक्रोनस करवा सकते हैं। ठीक है? जावास्क्रिप्ट भी रन हो रहा है, और आपका असिंक्रोनस भी हो रहा है। तो ये हम कोड को अगर पैरेलली कुछ जावास्क्रिप्ट से करना है तो हम कर सकते हैं, किसके थ्रू? असिंक्रोनस कॉल बैक के थ्रू। क्लियर है? तो ये आपको इंटरव्यू पूछते हैं, ऐसे बता सकते हो आप। ठीक है? अब हम हमारे पास आता है मेमोरी का कैसे होता है। देखो यहाँ पे कॉल स्टैक और हीप मेमोरी होता है, जो कि कोड को एग्जीक्यूशन में मिलता है। जब भी आप कोड जावास्क्रिप्ट से रन करते हो तो हमारे लिए रैम में कुछ जगह मिलता है, मैंने बताया था पहले भी। उसको हम बोलते हैं कॉल स्टैक और हीप। उसके अंदर, अब हीप के अंदर क्या आएगा? नॉन प्रिमिटिव जो भी आप वैल्यू या डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो आएगा नॉन प्रिमिटिव वाला हीप में। कॉल स्टैक में क्या आएगा? जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हीप में जाएगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप कॉल स्टैक में आएगा। इतना आपको ध्यान रखना बस। क्लियर है? तो जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करोगे प्रिमिटिव का, वो हमारा कॉल स्टैक में आएगा। जो भी आप प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव से वेरिएबल क्रिएट करोगे, डेटा क्रिएट कर रहे हो, वो हमारा हीप में जाएगा। समझे? तो ये आपको ऐसे अगर इंटरव्यू में बताओगे तो समझ में आएगा इंटरव्यूअर को भी। ठीक है? तो ये आपका मेमोरी जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन फेज होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट को रन करोगे तो उसके लिए अलग से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है आपके रैम में। तो कॉन्टेक्स्ट दो तरह से होता है, एक पहले मेमोरी असाइनमेंट होगा, दूसरा कोड एग्जीक्यूशन होता है। तो कोड का एग्जीक्यूशन हम रोक के देख सकते हैं, बट मेमोरी का जो एग्जीक्यूशन होता है वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड क्विक स्कैन करता है, पूरा फास्ट स्कैन करके आपका जो वेरिएबल आपने बनाया है, फंक्शन आपने बनाया है, या ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके लिए रैम में स्पेस एलोकेट कर देता है। जैसे मैंने लेट एक्स किया है 10, अब क्विक स्कैन करके एक्स को डिक्लेयर कर दिया अनडिफाइन, उसमें पूरा क्विक स्कैन करेगा, और स्कैन करके जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, जो भी आपने फंक्शन बनाया है, उनको सबको उठा के लेके जाके अपने रैम में, जग मेमोरी में अनडिफाइंड डाल देता है। समझे? तो उसके बाद आपका फिर चलता है मेमोरी का कोड का एग्जीक्यूशन। मेमोरी तो एग्जीक्यूट कर लिया, मेमोरी का एग्जीक्यूट करके जितना भी आपने वेरिएबल बनाया है, फंक्शन बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, या एरे जो भी बनाया है, क्विक स्कैन करके सबको एक रैम में जाके अनडिफाइंड सेट कर दिया है। अब अगर मैंने कुछ, फिर चलता है आपका कोड का एग्जीक्यूशन। मतलब कोड एग्जीक्यूशन फेज चलता है, दो तरह से आपका यहाँ पे चलता है, एक मेमोरी एग्जीक्यूशन, दूसरा कोड एग्जीक्यूशन। तो मेमोरी एग्जीक्यूशन में आपके अंदर जो भी आपने कोड में वेरिएबल बनाया है उसमें अनडिफाइंड डाल देगा। अब आगे चलेगा, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब उसमें ओरिजिनल वैल्यू जाएगा, अगर मैंने लेट एक्स में 10 डाला है तो बाद में जाएगा 10, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा तब। और कोड एग्जीक्यूशन फेज हम रोक के देख सकते हैं कि कब कैसे आ रहा है, ये हम रोक के देख सकते हैं, जो कि देखेंगे आगे। ये सब फंक्शन का पार्ट है, इसलिए मैंने पहले नहीं, जो कि पहले ये सब आपको पढ़ा दिया था, ये आता नहीं फिर अब। ठीक है? तो ये हमारा मेमोरी एग्जीक्यूशन ऐसे करता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। तो आपका जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो कहाँ पे जाता है? कॉल स्टैक में।
और हीप में क्या आता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा है, जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो। क्लियर है? ये आपको पता है कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, हमने देखा था। ठीक है, तो ये असिंक्रोनस हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये आपके पास आज का डेटा है जो कि हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आप देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है एग्जैक्टली, फंक्शन हम किसको बोलते हैं। तो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया एडिशन करने के लिए, तो वो एडिशन ही करेगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन करेगा। तो फंक्शन कीवर्ड मैंने नाम दिया उसको एडिशन, फंक्शन कीवर्ड लगाया और उसका नाम दिया एडिशन। तो वो फंक्शन एडिशन ही करके देगा आपको, यानी कि आप उसको एडिशन किए करने के लिए बोले और सब्ट्रैक्ट करके दे रहा है, गलत है ये। ठीक है, तो हम फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि रीयूज हो सकता है। मतलब एक बार बना दिया, मैं उसको बार बार यूज कर सकता हूँ उसके नाम से कॉल करके। तो ये आपका फंक्शन होता है। इफ वी वांट टू यूज द सेम कोड अगेन एंड अगेन वी कैन यूज एज अ फंक्शन। मतलब मेरे को बार बार इस फंक्शन को यूज करना है, तो हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। मैंने एक बार बना दिया, मैं उसको यूज कर सकता हूँ कहीं पे भी, छोटा सा नाम कॉल करके बस। क्लियर है? तो ये वही बता रहा है, दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम मल्टीपल टाइम कोड, आप उस कोड को वंस आप बना दो फंक्शन, आप उसको कॉल करते रहो जब भी आपको यूज करना है। अगर आपने लूप लिखा रहता, मान लो मेरे को 0 से 10 तक का लूप प्रिंट कराना है, तो एन नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, मेरे को फिर से दूसरे बार भी एन नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, तो मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। अगर 3 बार मेरे को 0 से 10 तक चाहिए थे, देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा 0 से 10 तक मेरे को लूप से करना है। तो ये लूप लगा के मैंने एक बार किया। अब मेरे को कुछ टाइम के बाद, मान लो मैंने बहुत सारा कोड लिख रखा है यहाँ पे इतना, और मेरे को फिर से यहाँ पे 0 से 10 तक मेरे को फिर से एग्जीक्यूट करना है एन नेचुरल नंबर, तो मेरे को फिर से यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा 0 से 10 तक। अब मैं फिर से नीचे में जाऊंगा इतना सारा कोड करके, और फिर से मेरे पास 501 पे मेरे को 0 से 1 का कोड चाहिए, मेरे को एन नेचुरल नंबर यहाँ पे भी चाहिए, तो मेरे को फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, तब जाके ये प्रिंट होगा। तो ये देख लो 3 बार हमको पूरा कोड लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन इसको रिड्यूस कर सकता है। मैं क्या करूंगा, एक बार ही मेरे को नेचुरल नंबर निकालने का बना दूंगा, और उस फंक्शन के नाम से मैं कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये रिपीटेशन कम हो गया ना पूरे कोड का। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन बोलता है। ठीक है, तो ये आपको वही बोला, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अलग अलग तरीके देता है जावास्क्रिप्ट का, फंक्शन कैसे कैसे लिख सकते हो आपके पास। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ फंक्शन होता है 2 तरह से, एक तो प्री डिफाइंड, दूसरा यूजर डिफाइंड। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शन, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। इंटरव्यू पूछते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन आर देयर इन जावास्क्रिप्ट, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शन। पहला प्री डिफाइंड, जो कि पहले से कुछ डिफाइंड है, जैसे मैप है, फिल्टर है, कंसोल डॉट लॉग है, ये सब पहले से डिफाइंड, सेट टाइम आउट है, ये सब पहले से डिफाइंड है, हमको पता नहीं है। तो ये क्या है, यूजर डिफाइंड मतलब प्री डिफाइंड, मतलब कोई डेवलपर पहले से लिखा है। यूजर डिफाइंड मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को। यूजर डिफाइंड हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड। अब यूजर 4 तरह से डिफाइन कर सकता है, 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है फंक्शन को डिफाइन करने का। 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है यूजर को डिफाइन करने का। ठीक है, प्री डिफाइंड मिल जाएगा बहुत सारा, जो कि आपको एरे के अंदर जाओगे तो एरे का मेथड होता है, पुश पॉप मेथड, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये सब आपका है, जो कि प्री डिफाइंड है। कंसोल डॉट लॉग ये भी प्री डिफाइंड है, जो कि हमको बस यूज कर रहे हैं लेके। ठीक है, सेट टाइम आउट आपका यूज कर सकते हो, सेट इंटरवल यूज कर सकते हो, ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि हमको यूज करने पे मिल रहा है। अब यूजर डिफाइन करेगा, यूजर डिफाइन होता है, उसके अंदर यूजर को डिफाइन करने का 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। इफ आप यहाँ पे चलोगे, तो यहाँ पे हम फंक्शन का थोड़ा और डेफिनेशन देख लेते हैं कि फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं। तो फंक्शन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर फंक्शन है तो आप अच्छे से अपना कोड कर सकते हैं, ऐसा कोई भी लैंग्वेज में ये फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्या बोल रहा है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच हैज सम नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक फंक्शन बनाना है, राइट अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर, तो एडिशन करना है तो मैं नाम दूंगा फंक्शन कीवर्ड देके, वो फंक्शन मेरा नाम हो गया, उसको एडिशन ही करेगा वो। तो फंक्शन को कैसे लिखते हैं हमने देखा था।
ये आपको ध्यान में, फंक्शन को कैसे कॉल करते हो ये हमने देखा था, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक इन अ प्रोग्राम। जैसे मैंने लेट वाई डिक्लेयर किया, अब मैं फिर से लेट वाई नहीं कर सकता। लेट वाई एक बार डिक्लेयर कर दिया, मैं फिर से लेट वाई नहीं लिख सकता, ठीक? क्योंकि वो आपका एरर आएगा। उसीलिए यहाँ पे फंक्शन का नाम एक यूनिक होना चाहिए। जैसे आपका नाम, आपका आधार कार्ड एक यूनिक है आपके लिए, वैसे ही फंक्शन को आपका यूनिक होना चाहिए नाम आपके लिए, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, फंक्शन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट मॉड्यूलराइजेशन। अब ये मॉड्यूलराइजेशन मतलब क्या होता है? फंक्शन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन मतलब क्या होता है कि स्प्लिटिंग अप ऑफ अ बिगर टास्क इनटू सेवरल स्मॉलर सब टास्क टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब मेरे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें छोटा छोटा मेरे को काम करना है। जैसे मान लो मेरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जैसे मान लो कि आपका एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, डिवाइड भी करना है, सब कुछ करना। तो ये आपको अलग अलग करके रखे हो, अलग अलग करके रखे हो, और एक साथ कोड रन हो रहा है, तो मेरे को एक साथ डेटा प्रोवाइड करना पड़ रहा है, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, डिवीजन के लिए भी, और रिमाइंडर के मॉडलों के लिए भी, ठीक है। तो ये चार टास्क मेरे को एक साथ प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो ये आपका रैम में वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है यहाँ पे। सबके लिए हमको अलग अलग काम कराने के लिए अलग अलग डेटा प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको फंक्शन बना दूंगा। छोटा सा एडिशन के लिए अलग फंक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग फंक्शन, डिवीजन के लिए अलग फंक्शन। तो ये आपका इजी हो जाएगा कि एडिशन के टाइम पे आप एडिशन ही करोगे, ये नहीं कि आपका सब्ट्रैक्शन भी कॉल होगा। अगर आपने ऐसे ही नॉर्मल कॉल करा कर रखा है तो पूरा रैम में आपको एडिशन के लिए भी देना पड़ेगा नंबर, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, डिवीजन के लिए भी देना पड़ेगा, अगर आपने नॉर्मल बना कर रखा है। अब मैंने उसको बोला कि एडिशन के लिए अलग बना दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन अलग, डिवीजन के लिए अलग। तो जब तक आप एडिशन कर रहे हो तो एडिशन का कॉल करोगे तो जाकर रैम में मेमोरी मिलेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग कॉल करोगे उसके लिए अलग आपका मेमोरी में जगह मिलेगा, डिवीजन के लिए अलग कॉल करोगे तो जाके आपका रैम में मेमोरी मिलेगा। तो ये आपका बेनिफिट हो रहा है कि जब मैं कॉल कर रहा हूँ तभी एडिशन हो रहा है, जब मैं सब्ट्रैक्शन को कॉल कर रहा हूँ तभी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने मॉड्यूलराइजेशन किया कि बड़े टास्क को छोटे छोटे चंक में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसको बोलते हैं फंक्शन को यूज करने का तरीका, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन का हम बेनिफिट देख लें, मतलब एडवांटेज क्या क्या हो सकता है अगर आप फंक्शन बनाते हो तो। पहला एडवांटेज क्या है आपका? इजी टू रीड। मैंने एडिशन के लिए अलग बना दिया, अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए कोड अलग किया तो अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बड़े टास्क को मैंने रिड्यूस करके छोटा छोटा डेटा बना दिया प्रोवाइड करने के लिए, इजिली कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गया। इजी टू मॉडिफाई, अब मेरे को एडिशन के अंदर मॉडिफाई करना है, मेरे को पता है कि एडिशन में आ रहा है, मेरे को एडिशन में जाकर मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हो। आपका इजी टू डिबग, मतलब डिबगिंग, मतलब एरर जो आएगा वो आप इजीली जाकर वहां पे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। कोड रीयूजेबिलिटी, आपने एक बार बना दिया, हमको बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार हमको लिखने का पूरा कोड जरूरत नहीं है। तो कोड को रीयूजेबिलिटी यहाँ पे आप फंक्शन बना के कर सकते हो। अवॉइड रीराइटिंग, मतलब मैंने बताया कि फिर से मैं उस कोड को दोबारा नहीं लिखूंगा, एक बार बनाया लिख के रखा उसको कॉल करा दे। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, जब मैं कॉल करूंगा तभी ये रैम में लोड होगा, नहीं तो ऐसे ये रैम में लोड नहीं होता फंक्शन। अगर आपने लूप लगाया है तो लूप तो आपका चलेगा ही, जहां से आप स्टार्ट किए हो एंड तक आपका रैम में रहेगा, ऐसा है। तो उसको ये रिड्यूस कर रहा है और ये क्या है, मेमोरी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है, क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका बेनिफिट होता है फंक्शन बनाने का। अगर आप फंक्शन बना रहे हो, आ रहा है आपको, तो अच्छा है। लूप भी लगाओगे, लूप लगाओगे तो आपका रैम में, जैसे कोड एग्जीक्यूट कर रहा है वो आपका रैम में चला गया, जब तक रहेगा कब तक रहेगा? जब तक आप अपने ब्राउजर को बंद नहीं कर देते, लूप आपका वहीं पे एग्जिस्ट करेगा। बट फंक्शन आप एक बार कॉल करोगे, एंड होगा, खत्म हो गया वहां पे, उसका रैम से गायब हो गया डेटा। फिर से मेरे को लग रहा है मैं फिर से कॉल करूंगा तो जाएगा, फिर से गायब हो जाएगा। तो फंक्शन इतना नेसेसरी चीज है जो कि आप एक प्रोग्राम में मिल रहा है, ठीक है। तो फंक्शन इज नथिंग बट अ रीयूजेबल कोड, ठीक है। देखो, पॉसिबिलिटी हमने मैंने बताया देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड को चार पॉसिबिलिटी मिलता है। पहला पॉसिबिलिटी टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग, दूसरा पॉसिबिलिटी टेक्स समथिंग रिटर्न नथिंग,
तीसरा पॉसिबिलिटी टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। चौथा पॉसिबिलिटी टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अब हम चलते कोडिंग पे। ठीक है, हो गया। तो अब हम VS कोड पे आते हैं और VS कोड पे देखते हैं कि हम कैसे कैसे फंक्शन को पहले देखते हैं, नॉर्मल फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो इफ अगर मेरे को फंक्शन डिफाइन करना है कैसे करते हैं? फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नाम देंगे और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। ये हमने क्या किया? फंक्शन डिक्लेरेशन किया, फंक्शन डेफिनेशन बोल सकते हो या इसको नेम्ड फंक्शन भी बोल सकते हो। तो नेम्ड फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन इसको ही बोलते हैं। ठीक है। तो मान लो मेरे को एडिशन करना है टू नंबर का, राइट ऑफ फंक्शन टू कैलकुलेट टू नंबर, वो कर रहे हैं। तो मैंने नाम दिया ऐड और कर्ली ब्रैकेट दिया और ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। क्लियर है? अब इस फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगा, कैसे कॉल कराऊंगा? ऐड से। डन, ये मैंने कॉल करा दिया। अब यहाँ पे टेक्स समथिंग बोल रहा है, टेक्स सॉरी टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। मतलब ये यहाँ पे हम टेक्स समथिंग, मतलब यहाँ से जो आर्गुमेंट, ये डेटा जो प्रोवाइड करूंगा यहाँ से नहीं प्रोवाइड करूंगा, मतलब टेक्स नथिंग, लेगा कुछ नहीं फंक्शन। और रिटर्न नथिंग, मतलब फंक्शन के अंदर से हम कुछ रिटर्न भी नहीं करा रहा है। तो मान लो मेरे पास मेरा डेटा है 10 + 20, मेरे को ऐड कराना है। तो मैं इसके अंदर आकर डिक्लेयर करके एक्स के अंदर 10 डाला और लेट वाई के अंदर 20 डाला। इसको मैं कंसोल यहीं पे करा दूंगा, वाई x + y। ये अगर रन करूंगा तो ये हमारा 20 मिल जाएगा। मतलब यहां से हमने कुछ प्रोवाइड भी नहीं किया, मेरे पास स्टैटिक डेटा है। 10 + 20 मेरे को ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके एडिशन करके देख लिया अपने फंक्शन से। ठीक है। अब मान लो आपने भी डेटा दिया है तो मेरे को फिर से ये कोड लिखना पड़ रहा है। मेरे को आपका डेटा, मान लो कि आपका डेटा है 100, 110, और दूसरा डेटा हो जा रहा है 220। अब ये हमारा फिर से दूसरा एडिशन करेगा। अब की कोई नहीं, कोई बोल रहा है कि मेरा भी नंबर ऐड करो, तो वो नंबर प्रोवाइड करेगा। तो मैं उसके लिए भी फिर से फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे दूसरा कोई प्रोवाइड किया है आपका 9 और 10। तो ये तीसरे का हो गया, ये पहले का डेटा हो गया, ये मेरा दूसरे का डेटा हो गया, और ये मेरा तीसरे का कैलकुलेशन हो गया। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपका समझ में आ रहा है कि टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग। मतलब यहाँ से हम डेटा को, ये डेटा स्टेटिक इसके अंदर ही दे रहा है। तो ये क्या है? टेक्स नथिंग, यहाँ से मैं कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ और ये कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है इस फंक्शन से। ये क्या है? टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग। पहला आपको समझ में आया कि हम कुछ रिटर्न नहीं करा, ना ही डेटा ले रहे हैं, डेटा है स्टेटिक है, हमको वहीं पे एडिशन करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी में काउंट इजी, मतलब ये भी आपका इजी काम नहीं कर पा रहा। ये भी हमको फंक्शन बनाने का अच्छा वे नहीं होगा कि कुछ हमको डेटा को स्टैटिक देना पड़ रहा है। तो दूसरा देखते हैं अभी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। अब इसको कैसे बनाएंगे? सेम आप नॉर्मल फंक्शन बनाओगे, एडिशन, ऐड, और ये पैरेंथेसिस और ये कॉल, और इसको कॉल कराना है हमको ऐड और ये पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस जो हम ये दे रहे थे ना, लेट एक्स यहाँ पे, वो मैं कहाँ से प्रोवाइड करूंगा? यहाँ से प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे 10 और 20 दे दिया। ये मैंने डेटा प्रोवाइड किया 10 + 20, क्योंकि मेरे को एडिशन करना है। अब यहाँ पे आप इस डेटा को रिसीव करोगे, जो हम ये लेट एक्स और लेट वाई लिख रहे थे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे x, y ऐसे लिखूंगा, लेट कॉन्स्ट नहीं लगाओगे यहाँ पे। ये हमारा इंटरनली कुछ लेट एक्स और लेट वाई ऐसे इंटरनली हो रहा है यहाँ पे, एक्स और लेट वाई। ये इंटरनली कुछ आपका लोकल वेरिएबल हो गया फंक्शन के, अगर आपने ये ऐसे किया तो पैरामीटर के अंदर। ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो अभी इसको बोलते हैं हम पैरामीटर। फंक्शन को जब डिफाइन कर रहे हो और वहां पे जो वेरिएबल बना रहे हो, ये क्या हमारा वेरिएबल ही हुआ ना, इस किसके लोकल? एडिशन के लोकल। और ये हम क्या पास कर रहे हैं? डेटा। अब ये 10 कहाँ पे गया? एक्स में। 20 कहाँ पे गया? वाई में। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देखूं, x, y,
तो क्या आया होगा इसमें, एक्स कॉमा वाई में क्या है यहाँ पे, 10 और 20, क्योंकि ये 10 x में जा रहा है, 20 आपका y में जा रहा है। अब इसको हम बोलेंगे पैरामीटर यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम आर्गुमेंट। जब कॉल करने के टाइम पे आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट। और जब आप डिक्लेयर कर रहे हो और वहां पे जो डेटा रिसीव हो रहा है उसको हम बोलेंगे पैरामीटर। ठीक है। और फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। अब ये डेटा है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा डेटा आ रहा है, और मैंने x प्लस करना है, प्लस y। और हम हो गया हमारा काम, एडिशन हो गया। तो डेटा यहां से आ रहा है, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, और इसको बोलते हैं पैरामीटर, क्योंकि हम वेरिएबल के अंदर एक्स और वाई, और उसको एडिशन करके हम कंसोल में कर दिए। मतलब रिटर्न नहीं कराया यहाँ से, उसी के अंदर प्रिंट कराया है। तो ये क्या है, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, क्योंकि सेकेंड वाला आपका ये है, डन। थर्ड वाला क्या कर रहा है, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। मतलब आप डेटा यहां से हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, यहां से नहीं प्रोवाइड करेंगे डेटा, फिर कहां से लेंगे, मैं स्टैटिक दूंगा, लेट एक्स में 10 20, और लेट वाई में मैंने 30 दिया। अब यहां से ये हटा दूंगा, अब इसका भी जरूरत नहीं है यहां से रिसीव करने का जरूरत है, समझे। तो यहां से हमको प्रोवाइड नहीं करना है, इसी के अंदर देना है। अब इसके मैं कंसोल नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, रिटर्न क्या, एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया, रिटर्न करके कहां पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये पूरा फंक्शन रिटर्न क्या क्या, इन दोनों का एडिशन किया है, पूरा फंक्शन रिटर्न कहां पे, यहाँ पे। अब एडिशन क्या हो सकता है, 50। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 50 आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे एडिशन को कंसोल कर दूं ये, तो ये 50 यहाँ पे मिल जाएगा, ये पूरे एडिशन पे यहाँ पे हमारे पास 50 आ चुका है, समझे। तो ये जो रिटर्न किया है कुछ आपका 50 यहाँ पे आ गया है। तो आपने कंसोल करा रखा है यहाँ पे बाहर में, तो आपका 50 दिख जाएगा। ठीक है, आउटपुट में क्या देगा, 50। अब आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल में भी आप इसको रख सकते हो, जैसे मैंने किया, लेट आपको जेड इक्वल्स टू आपका ऐड। अब जेड को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं तो भी चलेगा, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। तो जेड में क्या आ गया, 50 आ गया। तो ये आपका होता है फंक्शन, क्या है, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। क्लियर है। मतलब रिटर्न कीवर्ड लिख के रिटर्न कराऊंगा इस फंक्शन के अंदर से, और कुछ डेटा यहां से प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो मैं स्टैटिक दे रहा हूँ। तो ये तीसरा हो गया। अब चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। मतलब चौथा ही आपका डायनेमिक फंक्शन होता है, चौथे ही डायनेमिक फंक्शन होता है, चौथा ही ज्यादातर हम यूज करते हैं। देखो कैसे, अब इफ अगर आप यहाँ पे आओगे तो मैं फंक्शन फिर से बनाऊंगा, फंक्शन कीवर्ड ऐड, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया कुछ ऐसे, और 10 20 प्रोवाइड कर दिया। ठीक है? अब ये 10 20 कहाँ पे गया, यहाँ पे आया। तो यहाँ पे मैंने दिया एक वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि ये वेरिएबल को स्टोर करना है। तो एक्स कमा वाई, और इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करना है तो रिटर्न कीवर्ड लिखूंगा। ठीक है। अगर कंसोल करना रहता तो मैं रिटर्न नहीं कर रहा, कंसोल करूंगा तो मैं कंसोल डॉट डॉट एक्स प्लस वाई। ये क्या कौन सा होगा, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग वाला। अब मेरे को रिटर्न करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिटर्न कीवर्ड लिखूंगा और रिटर्न करूंगा आपका एक्स प्लस वाई। अब ये रिटर्न कहाँ पे गए, यहाँ पे। अब मेरे को बाहर में कंसोल करके ही देखना पड़ेगा कंसोल पे, ऐसे अभी नहीं होगा। कंसोल करोगे तो ही इसका आउटपुट दिखेगा। तो मैं इसको ही डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ कुछ कंसोल में कुछ ऐसे, या आप वेरिएबल में रख के करो और उस वेरिएबल को आप कंसोल में करो, समझे। तो ये क्या है, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। और अब आप, ये मैंने इस एक फंक्शन को कॉल किया है जो कि ये रिजल्ट दे रहा है, 10 + 20 का 30 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा 30 आ गया। अब मैंने दूसरा कॉल करूंगा तो दूसरा डेटा पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने पास पास किया 1 1 10 और कॉमा कर दिया,
तो इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? 130। मैंने तीसरा डेटा लेना है, तो तीसरे के लिए मैंने 50 दिया, तो कितना आएगा? 60 70 हो जाएगा। तो देख रहे हो, मैंने एक बार फंक्शन बनाया, मैं बार बार इसको अलग अलग डेटा के साथ कॉल करके यूज कर रहा हूं, और मेरा आंसर भी आ रहा है। तो ये बेनिफिट होता है फंक्शन का। और लास्ट वाला जो टेक समथिंग रिटर्न समथिंग है, वो ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हम रिटर्न कीवर्ड लगा के रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हमने देखा फंक्शन को कैसे यूजर का पॉसिबिलिटी यही होता है, चार तरह से यूजर फंक्शन को डिफाइन कर सकता है। क्लियर है? अब ये हमारा होता है नॉर्मल फंक्शन, क्योंकि हमने देखा नॉर्मल फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड और ये